इलेक्ट्रिक फ्लक्स काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जरा सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो संबंध है, जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस से। इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में हम लोग पढ़े ना, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, निगेटिव चार्ज पे आके खत्म होता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस का जो संबंध है वो हमारा किससे है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो संबंध है वो इलेक्ट्रिक लाइन से, उसकी संख्या से इसका संबंध है। अच्छा, इसको अगर हम बोले तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि किसी दिए गए सतह से, सरफेस एरिया से, ये एरिया है, इस एरिया से जितना जितना क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे करके पास करेगा, उतना ज्यादा फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, इस दिए गए सरफेस एरिया से जितना इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस उतना ज्यादा फ्लक्स, जितना कम इलेक्ट्रिक लाइंस उतना कम फ्लक्स। ठीक है, अच्छा, ये नहीं बोलेंगे कि जय वो इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेगा उतना ही फ्लक्स का मान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मान लिया जाए 5 इलेक्ट्रिक लाइंस पास किया तो फ्लक्स हो गया 5, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। इलेक्ट्रिक लाइंस के संख्या को फ्लक्स नहीं दर्शाता है। इलेक्ट्रिक लाइंस का संख्या फ्लक्स नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रिक लाइंस के प्रोपोर्शनल, यानी उसके समानुपाती, प्रोपोर्शनल एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अगर किसी दिए गए एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेगा, कहेंगे कि उतना ज्यादा फ्लक्स हो गया। बस इतना ही कह सकते हैं हम लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस के बराबर नहीं होता है फ्लक्स, बस उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेगा उतना ज्यादा फ्लक्स हो जाए। अगर मान लिया जाए ऐसे करके इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे करके पास करा, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देंगे तो कुछ ऊपर से निकल जाएगा ना। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम लोग समझे, जरा सा इसको डिफाइन कर लेंगे। क्या चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which is proportional to the number of electric lines passing perpendicular to the given area। किसी दिए गए सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली जितना इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेगा उतना ज्यादा फ्लक्स हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये हमारा एग्जांपल के लिए समझते हैं, ये हमारा कोई सरफेस एरिया है। ठीक है, इस सरफेस एरिया से जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कैसे बात करते हैं, जैसे कि अगर मान लिया जाए इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे करके पास कर रहा है। ठीक है, अच्छा, एक बात और इसमें हमको समझना है थोड़ा सा चीज। एक कॉन्सेप्ट होता है एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट। जैसे कोई ऐसे सरफेस है, ठीक है, अच्छा, सरफेस है, इसका लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। इसमें एक चीज हम लोग नोटिस करते हैं, एक होता है एरिया वेक्टर, जिस पर चर्चा करेंगे अभी। एरिया वेक्टर क्या हुआ, इसका लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो एरिया का मान, और परपेंडिकुलर इस पे लेंगे तो वो हो जाएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें बात करेंगे कि उसका जो मान होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर टेकन टू दी क्या, सरफेस। सरफेस के ऊपर जो हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे यही हमारा क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अच्छा, तो सब कुछ चर्चा करेंगे, सब कुछ चर्चा करेंगे। देखो इस तरीके से यहां पे ये हमारा एरिया वेक्टर का ऐसे डायरेक्शन। अच्छा, तो जरा सा समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया के बीच में एंगल क्या बना रहा है, ये थीटा, ये एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, तो हमको अभी सीखना है कि अगर हम लोग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, पहले बात तो हम ये बात बोल दिए कि किसी दिए गए सरफेस से परपेंडिकुलरली जितना इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरेगा उतना ज्यादा फ्लक्स, जितना कम इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरेगा उतना कम फ्लक्स। लेकिन फ्लक्स को कैलकुलेट करने का अगर तरीका की बात करें तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। एनसीईआरटी के किताब में ई डॉट डी एस लिखा है, एस से एनसीईआरटी क्या किया है, सरफेस एरिया को दर्शाने का कोशिश किया है।
तो मैथमेटिकली अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या हम फॉर्मूला बता रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्मॉल एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। अच्छा समझेंगे, इसमें ये फॉर्मूला हमको उतना ज्यादा यूज पड़ता नहीं है। यहां पे होता क्या है ना कि इसी कंडीशन में अगर हम लोग ऐसा बोल दे कि इफ ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इफ ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो यूनिफॉर्म यानी कि क्या कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट अगर रहेगा तो कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। नियम हम लोग एक जानते हैं, इंटीग्रेशन जो बेसिक, अगर थोड़ा बहुत ऐसा भी है कोई जिसका इंटीग्रेशन पढ़े ही नहीं हो, जरा भी नहीं सुने हो, पढ़े हो हल्का भी, अच्छा हो गया ठीक। अगर कोई कांस्टेंट चीज होता है इंटीग्रेशन के अंदर तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको क्या किए, बाहर निकाल दिया, ठीक है। डॉट डीए का डीए को इस तरीके से अंदर में रखें। अच्छा अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, ए। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए यानी कि क्या, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान हो जाता है ई ए कॉस थीटा में। सब कुछ को समझेंगे, देखो ई हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पैरेलल लाइन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा यूनिफॉर्म। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये ए हमारा क्या हो गया, एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। अच्छा और ये जो थीटा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। थीटा क्या हम लोग बात करेंगे हेयर, थीटा इज क्या, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या, एरिया वेक्टर। ये तो हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब एक चीज देखो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, अच्छा ये ई कॉस थीटा, अच्छा ये वेक्टर में एक चीज जानते हो ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, ये थीटा है अगर, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट हम लोग इधर लिख सकते हैं ई कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई कॉस थीटा, इधर ई साइन थीटा। जो वेक्टर हल्का भी जानते होगे उसको समझ में आया होगा ये बात। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट किधर है, ये इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये ई कॉस थीटा वही परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट को भी दर्शाता है। खैर हमको जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल क्या करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई ए कॉस थीटा, जहां पे ये फॉर्मूला तब लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म। अच्छा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बदल रहा है तो वैसे स्थिति में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एरिया के साथ बदल रहा हो तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन ये केस हमको उतना ज्यादा दिखता नहीं है, बोर्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो उतना ज्यादा हमको नहीं दिखता है, यही ज्यादा दिखेगा। और इस पर आधारित सवाल कैसा पूछता है वो भी अभी हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो अच्छा इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट वगैरह सब हम लोग बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कॉस थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट और एरिया का यूनिट को हम लोग लिखेंगे। तो यहां पे अगर हम लोग को इसका यूनिट बनाना होगा तो यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, तो ई ए कॉस थीटा चुकी है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और एरिया के लिए क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा अगर हम चाहे तो एक और यूनिट भी बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू क्या है कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो उसी समय बताए थे कि हम लोग आगे चल के चैप्टर 2 में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी है। तो एरिया का क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, कॉस थीटा का तो कुछ होता नहीं है, तो ये हो गया क्या वोल्ट मीटर।
ना, ये क्या लिखा हुआ है भाई, वोल्ट मीटर ये लिखा हुआ, तो ये भी इस तरीके से हमारा यूनिट वगैरह ये सब चीज निकलता है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल हल्का सा जानकारी हो गया। इसमें हम लोग ये खास फॉर्मूला सीखे, इस पर न्यूमेरिकल वगैरह रहता है सीबीएसई में। अच्छा, फिर यूनिट जाने। अच्छा ठीक है, इसी में एक बात और हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, जरा सा देखा जाए। हम लोग जो एरिया वेक्टर का बात किए अभी, ठीक है, थोड़ा सा उस पर हल्का सा चर्चा कर लेते हैं। एरिया वेक्टर, ठीक है, ए से या फिर क्या एस से डिनोट किया जाता है। एनसीईआरटी क्या चीज से डिनोट करता है, एस से, ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, ए या फिर एस से एरिया। एरिया वेक्टर में भी हम लोग समझेंगे जरा सा, दो प्रकार का एरिया होता है, जैसे कि एक होता है ओपन एरिया। ओपन एरिया, ओपन एरिया में जैसे मान लिया जाए विदाउट वॉल्यूम वाला, विदाउट वॉल्यूम वाला, यानी कि जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक है, या स्क्वायर सीट है कोई, रेक्टेंगुलर सीट है कोई ना। अच्छा, तो उसमें एरिया वेक्टर अगर लेंगे तो किधर, सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर, चाहे या तो इस साइड ले सकते हैं, चाहे या तो इसका डायरेक्शन हम लोग इस साइड भी ले सकते हैं। दोनों में से किसी भी तरफ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, अगर मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो एरिया वेक्टर इधर ले ली, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है इधर जा रहा है तो एरिया वेक्टर इधर ले ली। छोटा वाला एंगल कितना बन रहा है, कम से कम एंगल वही देखने की कोशिश करेंगे, ऐसे करके हम लोग ले सकते हैं। और दूसरा होता है क्या, एक होता है क्लोज्ड एरिया। क्लोज्ड एरिया, क्लोज्ड एरिया जो होता है वो वॉल्यूम के साथ होता है, विथ वॉल्यूम। यानी कि अगर मान लिया जाए कोई एक स्फीयर है, ये स्फीयर की बात करें तो स्फीयर है, तो इसमें एरिया वेक्टर ऐसे होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर, किसी भी डायरेक्शन में ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना। तो ऐसे करके फिर उसके बाद अगर मान लिया जाए सिलेंडर है इस तरीके से, तो इसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या तो यहां इधर, इधर एक इधर, ऐसे ऐसे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस पे क्या करना है हमको, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। और इसमें अगर ओपन एरिया है, यानी कि वॉल्यूम नहीं है, उसमें आयतन नहीं है, यानी कि अगर रेक्टेंगल है और स्क्वायर है ना, वर्ग और आयत, रेक्टेंगल स्क्वायर है, तो उसमें हम लोग एरिया वेक्टर दोनों तरफ या तो इधर भी ले सकते हैं या फिर इधर भी ले सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है तो चलो एरिया वेक्टर उधर ले लिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो एरिया वेक्टर इधर ले लिया। अच्छा, अभी इस पे जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक हमको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थोड़ा सा बात किए, फॉर्मूला इसका क्या है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इस पर आधारित जो क्वेश्चन वगैरह रहता है वो किस प्रकार का रहता है वो हम दिखाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.14, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर इतना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान उतना दे दिया है, ठीक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है इतना न्यूटन पर कूलम है, लेकिन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। अच्छा ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। अच्छा, क्या बोल रहा है उसको अच्छे तरीके से समझो। जैसे इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, और इधर हमको जेड करना है, ठीक है। तो यानी कि जेड को तो हम यहां पे ऐसे करके दिखा सकते हैं, जेड एक्सिस। अच्छा, तो एक्स एक्सिस की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये तो हमको साफ समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर है, आई कैप से हम लोग क्या समझ लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है भैया, एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है। अब हम लोग एक बात दिमाग लगाते हैं, यहां पे हमको बोला क्या कि एक स्क्वायर प्लेट को यहां पे रख दिए हैं, और उसका जो प्लेन है ना, उसका जो सतह है, वो सतह हमारा YZ एक्सिस के पैरेलल है, मतलब YZ प्लेन के पैरेलल है। देखो तो Y ऊपर और Z इधर, तो YZ प्लेन कौन सा हो गया, देखो तो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। YZ वाला सतह कौन सा है, Y और Z से मिलकर यही सतह बना ना, इसी सतह के पैरेलल में। तो पैरेलल का मतलब यहां पे ऐसे हो गया, YZ के क्या हो गया, पैरेलल। अच्छा, तो यहां पर ऐसे करके रखा हुआ, यानी अगर इसको फोटो बनाएंगे तो यहां पे कुछ इस प्रकार से रख दिया,
खरा ऐसे करके, इधर था ये ऊपर y और इधर z है ना, तो ऐसे करके रख दिए, तो एरिया वेक्टर इसका तो उधर होगा। अच्छा, तो इसमें एरिया वेक्टर अगर इधर आया तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा बराबर क्या हो गया 0 डिग्री। अब यहां पे हम लोग अगर सवाल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमको निकालना है तो ये सब तो एक्स एक्सिस की तरफ ना, आई कैप मैंने एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फैला हुआ, तो इसका वैल्यू क्या है, इतना फिक्स है ना, कांस्टेंट है, और इसी का फॉर्मूला हम लगाएंगे ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 3 × 10⁻³ क्या 3। एरिया की बात करें तो 10 सेंटीमीटर है ना साइड, तो 10 सेंटीमीटर है तो उसको 100 से भाग दिए तो ये मीटर में बदल गया। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 बार करेंगे तो हमारा इसका एरिया निकल जाएगा। स्क्वायर है तो उसका साइड को 100 से भाग दिए तो मीटर में कन्वर्ट हुआ, 2 बार गुना कर दिए तो क्या उसका एरिया निकल गया। अच्छा, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इंटू क्या एरिया इंटू क्या हमको लिखना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में ये क्या होगा कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 डिग्री अगर लिखेंगे तो यहां देखो तो 1 2 1 2 क्या नीचे में 2 जीरो बचा, तो ये 2 जीरो इस 3 को कट करेगा तो सिर्फ क्या 1 जीरो बचेगा, तो यानी कि 3 गुना क्या 10, यानी कि और इधर हमारा cos 0 तो क्या होता है 1, तो ये 1 ही है, खत्म हो गया, ये तो खत्म ही हो गया ये। अच्छा, 2 जीरो कट गया, यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो से इसका 3 जीरो में का 2 जीरो काट दिए तो यहाँ 1 ही जीरो बचा, ये 3 वैसे छोड़ दिया, cos 0 क्या होता है 1, तो ये हो गया क्या 3 × 10 30, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हमारा क्या हो गया, एक तो आंसर हो गया। हम लोग क्या निकाले भाई, व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स कितना होगा उससे वो निकाले। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन, यानी कि इसके प्लेन पर जो ये नॉर्मल है ना परपेंडिकुलर, यदि ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा। इस बार थीटा बदल दिया है, इस बार क्या बोला कि थीटा बदल के 60 डिग्री कर दिया। तो इस बार बी नंबर में अगर हम लोग बोले तो थीटा बराबर क्या हो गया भैया 60 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा तो वो क्या होगा ई ए कॉस 60 डिग्री, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 3 × 10⁻³ क्या 3। एरिया की बात करें तो 10 भागा 100 गुना क्या 10 भागा 100, यही ना। और उसके बाद cos 60 क्या होता है 1/2। तो एकदम सेम टू सेम इसमें भी हम लोग यहाँ क्या करेंगे 1 0 2 0 1 0 2 0, और 2 0 से ये 3 गो वाला में से तो कट जाएगा, तो 3 गुना 10 और गुना में 1/2, तो ये 5 दिया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा क्या इसका आंसर हो गया, उसका आधा एंगल बदला। तो ये इस प्रकार का एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन था। अब देखो इसी प्रकार से आधारित क्वेश्चन एक पूछा है सीबीएसई में 2015 में। क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इतना थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा है ना आई कैप मैंने एक्स एक्सिस। देखो एनसीईआरटी का वही सवाल है, वही एनसीईआरटी का सवाल है, यहां पूछ दिया है, सेम सवाल है ना एनसीईआरटी का, सेम है ना, सेम क्वेश्चन है कि नहीं। तो जो ए नंबर है के जैसा एकदम सेम हो गया ना। इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है, उसके परपेंडिकुलर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में ही अपना प्लेन रखे हैं, तो एरिया वेक्टर तो उधर ही हो गया, एंगल 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री वाला वही केस तो है, यही केस है ना जो हम लोग किए थे, अब यही वाला तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो रखे। सेम सेम क्वेश्चन सेम डाटा, आंसर क्या सेम, ऐसा ही हम लोग बना देंगे क्या ना, तो सेम हो गया। तो आंसर हमारा कितना आएगा इसमें भी वही 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेम चीज है, जो वो क्वेश्चन था वही यहां पे पूछ दिया। तो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है वो समझ रहे हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद आगे बात करें हम लोग तो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रहा है देखो तो जरा सा, ये भी क्या है सीबीएसई 2022 में। बिहार बोर्ड में तो वैसा कुछ खास क्वेश्चन पूछा नहीं है, खाली पूछता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, या उसका यूनिट क्या होता है, या उसका डायमेंशन क्या होता है, बात खत्म। इससे ज्यादा तो कुछ बिहार बोर्ड में तो पूछा नहीं है, पूछता नहीं है ज्यादातर। तो चलो
आगे बात करें कि एक स्क्वायर शीट है ना, जिसका साइड क्या है ए, और इज लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। क्या क्या बोल दिया भाई क्वेश्चन में? एक्स है, वाई है, और इधर क्या है? जेड है ना। एक्स वाई और इधर क्या है? जेड है। ठीक है, अच्छा देखो तो आ स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए, साइड उसका ए है तो एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अच्छा, इज लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है। एक्स वाई प्लेन का पैरेलल का मतलब इसी प्लेन के, यानी कि ऐसे रखा हुआ है। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर जेड एक्सिस की तरफ हो सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। एट जेड बराबर ए द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज ई इज इक्वल टू इतना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो के का मतलब क्या हुआ? यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये के कैप से क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ है। ओ तो इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है जेड एक्सिस की तरफ, और प्लेन को ऐसे रखे एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल ऐसे रख दिए, तो इसमें एरिया वेक्टर भी इधर, अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो यहां पे थीटा तो हमारा क्या है भैया? 0 डिग्री है, बहुत ध्यान से देखना। के यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जेड एक्सिस के तरफ, जेड एक्सिस के तरफ, एक्स वाई, के मतलब जेड एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक। अच्छा, एक्स वाई प्लेन के समानांतर यानी पैरेलल रखे, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल रखे इसको, ये इस वाले प्लेन के पैरेलल रखे, तो एरिया वेक्टर भी इधर उधर भी ले सकते थे, तो 180 डिग्री एंगल हो जाता ना। हम बताए जिधर रहेगा उधर लेने की कोशिश करना है, तो इधर ही लेंगे अगर, तो एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ही, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आया, तो थीटा हमारा क्या हो गया? 0 डिग्री। अच्छा ठीक, थीटा हमारा 0 डिग्री हो गया। यहां पे एक बात ध्यान रखना है, यानी कि अगर हम लोग ऐसे करके बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ये दर्शा रहा है, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये क्या? इसका मतलब बाहर की तरफ इधर। अच्छा, और इसी में अगर हम लोग ऐसा फोटो बनाए तो एक स्क्वायर प्लेट को ऐसे करके रख दिए हैं, तो इसका भी एरिया वेक्टर जो होगा वो भी किधर होगा? उसी डायरेक्शन में, दोनों का एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री। अच्छा, इसी में हमसे जो सवाल पूछा है वो क्या पूछा है, जरा सा बढ़िया से देखते। तो हमको बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए थ्रू द सीट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, और एक स्क्वायर सीट है जिसका साइड है ए, इज लाइंग पैरेलल टू इतना इतना एट जेड बराबर ए पे रखा हुआ है, यानी कि इस ओरिजिन से जेड डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस के दूरी पे रखा हुआ है, ए डिस्टेंस के दूरी पे है ना। तो अच्छा, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा, देखो तो ये जेड पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो वहां पर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट जेड बराबर ए इज इक्वल टू सी इंटू ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है वो कितना है? सी इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि जेड बराबर ए पर रखा हुआ है वो सीट है ना, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाले। अब हमको तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा कितना है? सी ए स्क्वायर इंटू एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, स्क्वायर प्लेट है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कॉस क्या? 0 डिग्री। तो ये हमारा जो आंसर आया वो जरा देखा जाए, तो ए स्क्वायर ए का पावर 4, सी इंटू ए का पावर 4। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर सी इंटू ए का पावर, तो इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थोड़ा बहुत जो जानकारी था वो हो गया। अब हमको इसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड ये सारा जानकारी समाप्त हो गया। अब हमको इसके बाद कौन सा टॉपिक पे बात करेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल।